हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता पुल। यहाँ शिमला जिला और सिरमौर जिला की सीमाएं भी है और उत्तराखंड की सीमाएं भी है, अर्थात यहाँ 3 विभिन्न जनपदों की सीमाएं हैं। अगर इसको हम त्रिवेणी संगम भी कह दें तो अतिशयोक्ति ना होगी। यह ब्लॉग नेचर के विभिन्न उपमानों यानी विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स पर रहने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि प्रकृति किस तरह से अठखेलियां करती हुई अपने आप में लगातार झूमती रहती है। हिमालय की तलहटी में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे मानव के इर्द गिर्द प्रकृति नाना प्रकार के परिधानों को बदलती हुई यानी विभिन्न प्रकार के रंगों को बदलती हुई खुशियों का अनमोल खजाना लेकर मनुष्यों के सामने प्रस्तुत होती है। यह तौंस की वही सहायक खड्ड है जो मीनस तट को एक रिच कल्चरल हेरिटेज में परिवर्तित करने के लिए विवश करती है, क्योंकि सेंज खड्ड और तौंस के मिलन स्थल मीनस पर एक बहुत रिच कल्चरल फंक्शन हुआ करता था, जो अब किसी अप्रिय घटना के कारण बंद कर दिया गया है। ये है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी तौंस। तौंस में पर्वतमाला की अनेक प्रकार की नदियां नाले मिलकर के इसके बहाव को तेज बनाते हैं और यहाँ तक यानी मीनस पुल तक तौंस अपना असली रूप धारण कर लेती है। अब ये जो देख रहे हैं आप, आजकल तौंस का जल स्तर कुछ कम हुआ है, क्योंकि अभी पहाड़ों में कुछ सूखे की स्थिति बनी है। काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बरसात के मौसम में ये तौंस बहुत ऊपर चढ़ जाती है। इसकी पैमाइश के लिए केंद्रीय जल आयोग ने अलग अलग लेवल पर मीटर वाइज इसकी हाइट को मापने के लिए एक पैमाना रखा है। इसका जल स्तर बरसात के दिनों में बहुत ऊंचा हो जाता है। जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला पुल है, तौंस बिल्कुल उसके नीचे से बराबर से होकर के जाती है। वो पुल जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ये वाला पुल है, बहुत ऊंचा पुल है। लेकिन जब तौंस पूरे जोश पर होती है बरसात के दिनों में, तो इसके लेवल तक पहुंच जाती है। तौंस ही एक ऐसी नदी है जो यमुना के लिए बहुत सारा जल भंडारण दे करके जाती है। आपको यह भी बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में किन्नौर जिला, शिमला जिला तथा सिरमौर जिला के अनेक नदियां और नाले अनगिनत गिरिमालाओं को चीरते हुए सतत आगे बढ़ते रहते हैं और विभिन्न स्थलों पर तौंस में समाहित हो जाते हैं, जिससे तौंस का वेग और अधिक शक्तिशाली होते जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि तौंस का पानी अत्यंत मीठा है, लेकिन तौंस जब उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान में यमुना के साथ मिलती है और उसके पश्चात जब हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब नामक कस्बे में प्रवेश करती है, तो यमुना जी का जल अत्यंत मीठा रहता है। जैसे ही यमुना जी हरियाणा में प्रवेश करती है, यमुना जी के जल का स्वाद धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। जब तो यमुना जी दिल्ली पहुंचती है, तब तो यमुना जी का जल का स्वरूप ही बदल जाता है। मिठास तो दूर की बात, लेकिन यमुना जी के जल का रंग तक भी बदल जाता है। ये तौंस का वो तट है जिसमें पत्थर के गोल गोल टुकड़े बने पड़े हैं। ऐसा लगता है कि किसी शिल्पी ने तराश तराश करके ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को यहाँ सजा करके रखा है। साथ में तौंस नदी बहती है। तौंस नदी का जल वेग आजकल कुछ थोड़ा कम होने के कारण हम इस नदी तट पर उतर गए हैं और पूरे नदी तट का तौंस का एक पूरा जो विहंगम दृश्य है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये जो जल स्तरीय मार्क आप देख रहे हैं वाटर लेवल को नापने के लिए, ये वाटर लेवल वो केंद्रीय जल आयोग ने यहाँ लगा करके दिया है। ये देखिए तौंस नदी के ऊपर ये मीनस पुल जो उत्तराखंड को जोड़ रहा है, यहाँ चलते चलते ताज़ी हवा हमें अनुभूति दिला रही है तरोताजगी का, और इस वातावरण में मन बहुत ही खुश हो जाता है। हमें बहुत अच्छी अनुभूति हो रही है। चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण बनकर के तैयार हुआ है। यहाँ से अब उत्तराखंड की सीमा आरंभ होती है। हम उत्तराखंड की सीमा पर खड़े हैं। अब जो मौन से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो गांव द्राबिल में जाकर महासू देवता के मंदिर में होनी है। वहां से भी हम पूछताछ करेंगे कि मीनस मौन का किस किस तरह से इतिहास रहा है, उसकी पुरानी जो गाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, हारुल है, वो किस किस तरह से
प्रचलित रही है, क्या वो आज जिंदा है या कहीं समाप्ति के कागार पर आ टिकी है। एक ऐसी जगह पर जा पहुंचे जहां हमारे सेवा काल के दौरान बहुत गहरा समुद्र रहा। मीनस पुल जाना था, इनका घर मीनस पुल के साथ ही है और मीनस पुल में जो मौन परंपरा है, जो हमारा कल्चर का एक हिस्सा है, उस देव परंपरा से भी ये जुड़े हैं और महासू देवता मंदिर द्राबिल के ये ठाणी भारी भी है। आइए ले चले आपको द्राबिल गांव, जहां से महासू देवता का रथ निकलने वाला है। देवोत्थान एकादशी की खुशी में पर्वतीय जनपदों में भी अनेक देवी देवताओं के रथ शोभा यात्रा के लिए अपने मंदिरों से बाहर निकल करके जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का जब त्योहार आता है तो वो देव दीपावली के नाम से जाना जाता है, इसलिए भी देवी देवताओं के अधिकतर रथ और पालकियां अपने मंदिरों से शोभा यात्रा के लिए बाहर निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के अंतर्गत द्राबिल गांव में भी महासू देवता का रथ शोभा यात्रा के लिए निकल पड़ा है। द्राबिल के महासू देवता मंदिर का यह रथ शोभा यात्रा के लिए दूसरे गांव के मंदिर में जाने के लिए निकल पड़ा है। हिमाचल प्रदेश अपने रिच कल्चर के लिए न केवल हिंदुस्तान में ही बल्कि पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनकर के उभरा है। अब आपको उन ऐतिहासिक तथ्यों से रूबरू करवाया जा रहा है जिसके साथ मीनस के तट पर आयोजित करवाया जाने वाला मौन का त्योहार रहा है। मौन हिमाचल प्रदेश की एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर थी, लेकिन वह धरोहर किन्हीं अप्रिय घटनाओं के कारण अब समाप्त हो चुकी है। हालांकि उसका अब कोई भी नामो निशान नहीं है, लेकिन लोकमानस में उसका इतिहास अब भी जिंदा है। हमारे बीच रामभज भंडारी और जगत राम शर्मा ठाणी और बहुत सारे ठाणी हैं, मैं वजीर और ठाणी भी है। अब मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं कि जो महासू देवता के नाम से मीनस में मौन प्रथा प्रचलित थी और जगत राम जी ने जैसा कि जानकारी दी सन 1984 में वो प्रथा बंद हो गई है। अब ऐसी समृद्ध संस्कृति क्यों बंद हुई और मौन प्रथा कब से शुरू हुई, इसके बारे में जरा संक्षेप से हमें जानकारी दीजिए। कई साल पहले पुरानी परंपरा से ये कम से कम 200 साल की बात है, पुरानी बात है। 200 साल पहले से तो पहले हमारा मौन इस वजह से पड़ा, कोटी गूंच में हम गए थे छड़ी लेके थे, वहाँ लगे, वहाँ से लाए था बीख मांग के, राशन मांग के लाते थे। पहले उस जमाने में मीनत के यहाँ बनता था राजपूतों का मौन, मछलियों का मौन होता था, वो थे उससे रोटी मांग ली, आटा छीन लिया। जो द्राबिल का ब्राह्मण था उसने जो मतलब देवता के नाम से जो उसने अन्न के दाने इकट्ठे किए थे वो उन राजपूतों ने उससे छीन लिए। ये बात है। उसमें 4 खून जुड़े हुए हैं। वो 4 खून थे, एक जोगत्याल, चुंदो, बिगरो और तिन्नो। अच्छा, 4 खून। उनका क्या वहाँ पहले से मौन चल रहा था या उसके बाद मौन प्रथा शुरू हुई? अच्छा, पहले मछलियां ही मारते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद जब उन्होंने खा लिया, उनका लगा उनमें मतलब ब्राह्मण ने जो देव अन्न के दाने, भीख नहीं कहते हैं इसको, देव अन्न के दाने जो एकत्र किए थे वो राजपूतों ने जबरदस्ती ब्राह्मण से छीन के उस पर देवता महाराज रुष्ट हो गए। रुष्ट होने के फलस्वरूप देवता महाराज ने उन 4 खूंदों को अभिशाप दिया, उनको एक किस्म से बद्दुआ दी कि भाई तुमने जो ये ब्राह्मण के साथ किया ये ठीक नहीं किया है। अब इसके सुधार के लिए आगे क्या किया उन लोगों ने, वो बताएं आप। आगे से जबान काटी कि इसी जगह में आना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ टिमुर एक ऐसी हमारी झाड़ी और जड़ी बूटी है
जिसके दाने लोग इकट्ठा करके, दाने और पत्तियां इकट्ठे करके उसको पीसते हैं। पीस करके फिर जो मीनस में मछलियां इकट्ठी होती थी, मीनस में जो ये मौन का तात्पर्य है, मौन का तात्पर्य है मीन। हिंदी में मीन को मछली भी कहते हैं। उस मछली को मारने के लिए वो टिम्बुर का जो पाउडर है वो इकट्ठा करते थे और 4 खूंट उसमें शामिल होते थे। लेकिन द्राबिल से महासू देवता की पालकी यहाँ से जाती थी, छड़ी पालकी नहीं, छड़ी जाती थी। जब तक वो छड़ी मीनस ना पहुंच जाए तब तक वो मौन प्रारंभ नहीं होता था। इसके पश्चात क्या होता था आप बताएं जरा भंडारी साहब। उसके गाते बाजे के साथ ढोल धमाके के साथ आते थे और इकट्ठे हो जाते थे और उस टिम्बुर को काटते थे। टिम्बुर को काटने का मतलब क्या? ना देवता जाएगा पहले शुरू में। अच्छा, देवता जाएगा तो इसको अर्पण करेगा देवता। अच्छा। जब अर्पण करेगा तो 4 जो स्याणे होते हैं ना, अच्छा, तो ये स्याणे के साथ तिलक लगाते थे, तिलक लगाते थे। तो इसके बाद जी सब हम इसको फेंकते थे। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब टिम्बुर उसमें डाली जाती थी तो क्या कोई मछली मरती थी या वैसे ही मछली मार के जो खून, जो राजपूत उसको मछली मार के बाहर लाता था वो विजयी माना जाता था क्या? अच्छा, वो विजयी माना जाता था। लेकिन अब क्या आप लोग ये बताएंगे कि वो मीनस का मौन, इतनी हमारी समृद्ध लोक संस्कृति, अब वो क्यों बंद हो गया? उसके पीछे क्या कारण रहा? भंडारी जी आप बताएं कि क्या कारण रहा? डिस्ट्रिक्ट शिमला के भी राजपूत भी बिगरौली, हाँ जी, उन्होंने पत्थर फेंका उसमें। अच्छा, उससे लड़ाई हुई। अच्छा, वजह से मौन टूट गया। तो लेकिन उसमें कोई जानी नुकसान हुआ या कुछ इस तरह से कैसे बंद हुआ? ऐसा ही हुआ, छेड़खानी हुई, ऐसे इसकी लीला है। अच्छा, भंडारी जी वजीर कौन है महासू देवता के? अच्छा, हरिराम शर्मा। मेरे बीच हरिराम शर्मा जी और रामभज शर्मा जी भंडारी है और वो वजीर हैं। अब आप हमें बताएंगे कि ये तो हमने मौन की मोटी मोटी बातें जान ली है, लेकिन मौन के लिए जो गीत गाए जाते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 2 पंक्तियां मौन के गीत की गा करके बताए? एक ये पाथ है मौन ने मातो होजुरा होजुरा, दूए पाथ है टिम्बरो गाड़ो होजुरा होजुरा, अड़ो अड़ो टिम्बरो फाटो होजुरा होजुरा, तबे एजा टिम्बरो नाचो होजुरा होजुरा। पहाड़ों में लोक संस्कृति की यह भी एक रिच परंपरा रही है कि यहाँ लोक नृत्य करते हुए 4 राजपूताना दल जो आते थे वे ढोल नगाड़ों की धुंधवी के साथ निर्वस्त्र होकर इस तट तक पहुँचते थे तथा यहाँ मछली को मारने के लिए वह कूद पड़ते थे तथा मछली को जो छीन कर लेता था वह उस मौन का विजेता माना जाता था। यह भी बता दें कि मौन लोकगीत के जो बोल थे वो बहुत ही अश्लील थे। उसमें बहुत ही असभ्य भाषा का प्रयोग किया जाता था, अर्थात उसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुप्तांगों का चारों राजपुताना खूंदों द्वारा ढोल नगाड़ों की धुंधवी के साथ एक एक अंग प्रत्यंग को खोल खोल कर यानी गा गा कर नृत्य किया जाता था और उसी लय और ताल पर थिरकते हुए मिनस तट तक चारों राजपुताना दल पहुंच जाते थे। ये देखिए, तौंस की एक और सहायक नदी सेंचखट के नाम से जानी जाती है। ये सेंचखट चुपाल के एरिया से निकल करके आती है और इस स्थान पर यहाँ इसमें तौंस में मिल जाती है। और यही वो स्थान है जहाँ आषाढ़ मास में मौन का त्यौहार मनाया जाता था। मौन जिसको हम कहते हैं वो मीन यानी मछली का एक त्यौहार था, मछली को मारने का एक खेल था। यमुना की सहायक नदी तौंस अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाओं से भरी पड़ी है। जब ये तौंस पोंटा से पहले कलसी नामक स्थान में यमुना के साथ मिलती है तो ये यमुना के नाम में परिवर्तित हो जाती है और तौंस का नाम वहाँ खत्म हो जाता है। इसलिए जब ये नदी पोंटा में प्रवेश करती है तो तौंस के नाम से नहीं बल्कि यमुना के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यमुना यमुनोत्री से निकल करके कलसी से होकर के पोंटा होकर के आगे जाती है। यमुना की सहायक नदी तौंस इस प्रकार से लोक साहित्य से लेकर पौराणिक इतिहास तक और ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर के नाना प्रकार के समावेश को लेकर बरसों से बहती चली आ रही है।
ये तौंस नदी के किनारे जो आप किले की प्राचीर सी देख रहे हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, ये प्राचीर नहीं है बल्कि यहाँ एक पुल लगा हुआ था, जो पुल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ता था, पैदल मार्ग था। पहले हमारे बुजुर्ग इसी पैदल पथ से हरिद्वार जाते थे, क्वाणू मैलोत होकर के जाते थे और हरिद्वार पहुंचते थे और वापस हरिद्वार इसी पैदल पथ से यात्रा को पूरी करते थे। देव संस्कृति और लोक संस्कृति के मंजुल मिश्रण को लेकर आपको यह ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख लेना। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर लेना। अगले ब्लॉग में आपसे शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।